Now, today we will primarily talk about Section 26. Now, Section 26 says that no confession made by any person while he is in custody of a police officer, unless it is made in immediate presence of a magistrate, shall be proved against such person. ठीक है. अब explanation कहती है in this section, the magistrate does not include the head of the village discharging magisterial functions in presidency of Fort St. George or elsewhere, unless such headman is a magistrate exercising the powers of the magistrate under Criminal Procedure Code 1882. अभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब आपका ये वो वाला कहलाएगा 1973, वैसे ही कंस्ट्रू करिएगा. तो पहली बात, इस सेक्शन का प्रिंसिपल क्या है. देखिए, मेजॉरिटी आप ये सेक्शन मेरे प्रिलिमिनरी लेक्चर में ही समझ चुके हैं कि इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट में ही कन्फेशन रेलिवेंट होगी, और वो कन्फेशन कहाँ रेलिवेंट होगी? 164 के अकॉर्डिंग. ठीक है. यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोसीजर ऑफ 164 ऑफ द CRPC. यही सेक्शन कह रहा है. सेक्शन यही कह रहा है कि आप पुलिस की कस्टडी में अगर हैं और आपने फिर वहाँ पे कन्फेशन किया तो दैट वुड नॉट बी रेलिवेंट एट ऑल. बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होगा. Unless and until it has been made in immediate presence of the magistrate. तो सेक्शन 26 एक एक्सेप्शन बना रहा है कि मैजिस्ट्रेट के सामने कर दिया, कन्फेशन रेलिवेंट, अदरवाइज नॉट इफ यू आर इन अ पुलिस कस्टडी. तो इसको आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन के थ्रू समझना है. अब इसमें देखिए, जो कन्फेशन होगी ये ज़्यादातर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होंगी, है ना, क्योंकि कन्फेशन टू द पुलिस तो सेक्शन 25 बार करता है, वो तो हमने पहले ही डील कर लिया. लेकिन सेक्शन 26 किन सिचुएशन से डील कर रहा है? लेट अस सपोज कि एक अक्यूज पर्सन पुलिस की कस्टडी में है और कस्टडी के दौरान वो लेट अस सपोज किसी एक आदमी को पुलिस स्टेशन में आते जाते देखता है. वो आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ, कि तुम यहाँ पे क्यों, पुलिस स्टेशन में क्यों अरेस्टेड हो. तो वो बताता है कि मैंने लेट अस सपोज ऐसा ऐसा क्राइम किया, एंड लेट सपोज ही कन्फेसेस ऑल द फैक्ट्स रिलेटिंग टू क्राइम. सो इन दैट सिचुएशन it is first of all an extrajudicial confession. Second of all, it has been given in police custody. So the section 26 is saying that while a person is in police custody, if a person were to make a confession, that would be hid by section 26. ठीक है. तो पुलिस कस्टडी में अगर कोई है और कन्फेशन करना चाह रहा है, या पुलिस उससे कन्फेशन करवाना चाह रही है, तो अपने सामने नहीं करवा सकती या एक्स्ट्रा जुडिशियली नहीं करवा सकती. दे हैव टू टेक सच अक्यूज पर्सन टू मैजिस्ट्रेट. द मैजिस्ट्रेट वुड कंप्लाई विद द प्रोसीजरल लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 164, एंड आफ्टर सच कंप्लायंस ओनली देन द कन्फेशन वुड बी रिकॉर्डेड एंड द बार ऑफ सेक्शन 26 वुड बी रिलीज्ड. ठीक है. तो प्रिंसिपल आपको जनरली क्या याद रखना है कि पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन अमान्य है, कैन नॉट बी प्रूव्ड unless and until it has been made in immediate presence of the magistrate. तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि while section 25 excludes confession to the police officer under any circumstances, section 26 excludes confession to anyone else while the person making is in a position to be influenced by a police officer. ठीक है. The presence of the magistrate secures the free and voluntary nature of the confession, and the confessing person has an opportunity of making a statement uncontrolled by the fear of police. That is why the legislature has mandated that there should be an immediate presence of the magistrate. क्योंकि magistrate एक powerful authority होता है, and he has all the powers to remove any semblance of fear in the mind of the accused as regards to police. He can if he so wants to. इस बात पे अग्नु नगेसिया का भी प्रिंसिपल याद रखिएगा. इफ अ स्टेटमेंट कंटेन्स एन एडमिशन ऑफ एन ऑफेंस, नॉट ओनली दैट एडमिशन बट एवरी अदर एडमिशन ऑफ एन इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट कंटेन्ड इन द स्टेटमेंट वुड बी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कन्फेशन. ऑलवेज रिमेंबर, इफ अ फैक्ट दैट हैज़ बीन कन्फेस्ड बिफोर द पुलिस इज एन एडमिशन ऑफ एन इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंस, then it cannot be used in evidence either under section 25 or under section 26. ठीक है. ये इन सारी बातों पे आप क्लियर रहिएगा. लेकिन if the fact which is being admitted does not relate to an incriminating circumstance, in those situations such fact would be admissible. ठीक है.
ये चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि सेक्शन 26 किस पे अप्लाई कर रहा है? कन्फेशन पे अप्लाई कर रहा है। तो कन्फेशन की डेफिनेशन जो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर में आपको बताई है, उस डेफिनेशन को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वो प्रिलिमिनरी लेक्चर पहले ही दे दिया था, जिससे बार बार मुझे एक चीज़ रिपीट ना करनी पड़े। तो अब इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि किस स्टेटमेंट को एडमिशन ऑफ एन इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट नहीं माना जाएगा। एक एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन के तौर पे लीजिएगा। अब ये केस का नाम है एम्परर वर्सेस मोहम्मद, 1903, वॉल्यूम नंबर 5, बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, पेज नंबर 312। अब इसमें अक्यूज्ड वाज फाउंड कैरिंग अवे अ बॉक्स एट नाइट, एंड व्हेन आस्क्ड बाय पुलिसमैन अबाउट द ओनरशिप ऑफ द बॉक्स, the accused person stated that it belonged to him. In this situation, when the defense counsel sought to make this statement inadmissible because of section 26, the court said that the statement was admissible against him in a trial of theft regarding the box. क्योंकि पहली बात, ये जो स्टेटमेंट है ये कन्फेशन नहीं है ना। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ में जो घड़ी है ये किसकी है, आप बोले कि आपकी है। अब फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ट्रायल के दौरान शायद ऐसे हो जाएं कि आपके लिए ये फैक्ट एडमिट करना आगे चल के रिस्की हो जाए। लेकिन अगर आप प्राइमा फेसाई चीज़ों को देखें तो प्राइमा फेसाई डजंट सीम टू बी एन इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट। तो ये केस एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन है, जहाँ पे पुलिसमैन ने पूछा था अक्यूज पर्सन से कि वो बॉक्स लेके रात को कहाँ जा रहे हो। अक्यूज ने बोला कि मेरा बॉक्स है और आई एम इट्स ओनर। इस स्टेटमेंट को सेक्शन 26 से हिट नहीं पाया गया था, ठीक है। केस का नाम है एम्परर वर्सेस मोहम्मद, साइटेशन मैंने आपको दे दिया है, आपका मन करे तो आप इसे लिख लीजिएगा। अब कस्टडी पे आ जाते हैं, ठीक है। कस्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आपको पता होगा कस्टडी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जहाँ पे अक्यूज्ड वॉलंटियरली सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कस्टडी मान ली जाती है। या जहाँ पे अक्यूज्ड अपने आप पुलिस के डायरेक्शन फॉलो करता है और पुलिस जहाँ चलने को कहती है वो चलने लगता है, तो ये मान लिया जाता है ही इज़ अंडर अ कंस्ट्रक्टिव कस्टडी। एक्चुअल कस्टडी क्या होती है, जो आप पॉपुलर सेंस में जानते हैं कि अरेस्ट हो गया, अब अरेस्ट के बाद पुलिस उसको कहीं पे ले जा रही है, वो एक्चुअल कस्टडी है, ठीक है। तो अभी तो ये टॉपिक सेक्शन 27 में ज़्यादा सेंस मेक करेगा, क्योंकि इस पे केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। इट इज़ अ वेरी लीडिंग केस ऑन द रिकवरी स्टेटमेंट। तो ये रिकवरी स्टेटमेंट में ज़्यादा जाएगा। सेक्शन 26 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा बताता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। देखिए, अब जो सेक्शन 26 में जो कस्टडी है, पुलिस कस्टडी, इसको ऐसे मत अज्यूम कर लीजिएगा कि जो कन्फेशन है इसको लेके पुलिस को हमेशा 24 घंटे अक्यूज के पास प्रेजेंट होना चाहिए, तभी कस्टडी कहलाएगी। अगर लेट अस सपोज पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट करके रखा है एंड आफ्टर दैट दे लीव द रूम वेयर द अक्यूज पर्सन इज, इवन देन द कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड हैज नॉट टर्मिनेटेड, और अगर उस दौरान भी वो कन्फेशन करता है तो इट वुड स्टिल बी डीम टू बी हिड बाय सेक्शन 26, ठीक है। सो mere temporary absence of policemen is not enough to lift the bar of section 26. अब एक इस पे इलस्ट्रेटिव केस है, किंग एम्परर वर्सेस पंचम, 1933, वॉल्यूम नंबर 8, लखनऊ, पेज नंबर 410। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अ विलेज पुलिसमैन अरेस्टेड द अक्यूज्ड एंड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ सर्टेन विलेजर्स and then went to the scene of occurrence that happened nearby. And during the interval, while the accused was in charge of certain villagers, उनकी custody में था, which was put by policemen, तब तक accused ने अपनी कुछ guilt उन villager से confess की। अब कोर्ट में ये extrajudicial confession was sought to be proved. So the court held that notwithstanding the temporary absence of policemen, the accused still being under police custody, the extrajudicial confession made before the villagers was not admissible in evidence, ठीक है। केस का नाम है किंग एम्परर वर्सेस पंचम। अभी इलस्ट्रेटिव केसेस हैं, हमेशा याद रखिएगा, as soon as the accused or even a suspected person comes into the hands of a police officer, he is, in the absence of a clear and unmistakable evidence to the contrary,
no longer be deemed to be at liberty and is therefore in custody within the meaning of this section and also within the meaning of section 27. कस्टडी वाले पॉइंट अच्छे से समझिएगा, सेक्शन 27 में बहुत काम आएंगे, क्योंकि रिकवरी स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो 25 और 26 का बार अपलिफ्ट करते हैं, तो वहाँ के लिए बड़ा रेलेवेंट होने वाला है। और एक और बात बताता हूँ कि जो वर्ड यूज़ हुए हैं ना इन कस्टडी, जो इस सेक्शन में ऑकर होते हैं और एविडेंस एक्ट में और जगह भी ऑकर होते हैं, वो डिनोट करते हैं only a surveillance or restriction in the movements of the person concerned, and such restrictions can be complete as in case of the arrested person or they even may be partial. तो let us suppose कि accused person voluntarily आ जाता है पुलिस ऑफिसर के पास और कहता है कि मैं बहुत भाग चुका हूँ, अब मैं अपना क्राइम कन्फेस करना चाहता हूँ, एंड लेट अस सपोज कि वो कहता है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किन वेपन से मैंने मर्डर कमिट किया। तो देखिए कन्फेशन तो आप जानते हैं पुलिस ऑफिसर को अमान्य होती है ना। यहाँ पे मैं कस्टडी का पॉइंट बता रहा हूँ। अक्यूज़ड आया और वो उसने ये सारी बातें बोली, उसके बाद अक्यूज़ जो है वो पुलिस के साथ जहाँ पुलिस जा रही है वहाँ चलता है। तो यहाँ पे जो उसका मूवमेंट है ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये डीम कर लेगा कोर्ट कि ही हैज़ वॉलंटरली सरेंडर्ड बिफोर द पुलिस। तो इसको कहते हैं आप कंस्ट्रक्टिव कस्टडी, ठीक है। वाइल एक्चुअल कस्टडी क्या होती है, जो आप पॉपुलर सेंस में देख सोचते हैं या इमेजिन करते हैं, हथकड़ी लगा ली, हैंडकफ वैसे लगाना इतना अलाउड नहीं है, वो पुलिस वालों के खिलाफ चला जाता है अगर दिख गया कोर्ट को। लेकिन ऐसा मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, उसके बाद अपने साथ उठा के अक्यूज्ड को ले गया, तो ये एक्चुअल कस्टडी है। इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स एंड द लिबर्टी ऑफ द अक्यूज्ड और द सस्पेक्टेड पर्सन। दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में, एक में वॉलंटरली अक्यूज्ड ऐसा करता है, दूसरे में ही इज कंपेल्ड बाय द पुलिस, है ना। एक्चुअल कस्टडी में ही इज कंपेल्ड बाय द पुलिस, कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में वो वॉलंटरली ऐसा करता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 26 एंड 27 बोथ, कस्टडी जो है वो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों इमेजिन की गई है। और आप जानते हैं कि इन ऑल अरेस्ट देयर इज कस्टडी, बट ऑल कस्टडी नीड नॉट बी कपल्ड विद एन अरेस्ट। तो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी के लिए अरेस्ट जरूरी नहीं होती, अरेस्ट होगी तो कस्टडी जरूर होगी, अरेस्ट के बाद कस्टडी फॉलोअप होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कस्टडी से पहले अरेस्ट ही हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में अक्यूज्ड अगर वॉलंटरली सरेंडर कर देता है और फॉलो करता है पुलिस को जहाँ पे भी वो चलने को कहती है, तो वहाँ पे हो सकता है अरेस्ट ना हो, क्योंकि सीआरपीसी कहती है कि अरेस्ट में हमेशा देयर हैज़ टू बी यूज ऑफ सम फोर्स, द पर्सन द पुलिस ऑफिसर शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द पर्सन एज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 46 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, एज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 46 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वो कहता है कि जब अरेस्ट होता है, जो प्रोसीजर फॉर अरेस्ट है उसमें अ पर्सन इज एक्चुअली टच्ड एंड कन्फाइंड, और अरेस्ट के बाद कस्टडी होती है। बट इन ऑल कस्टडी ज़रूरी नहीं है कि अरेस्ट ही हो, ठीक है। कस्टडी थोड़ा वाइडर होता है, अरेस्ट एक फोर्सफुल या कंपल्सिव प्रोसीजर होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन एंड अनदर में बोला था कि इन एवरी अरेस्ट देयर इज कस्टडी एंड नॉट वाइस वर्सा। ये कंसेप्ट फॉर्मल अरेस्ट में नहीं होता, एक और चीज़ होती है फॉर्मल अरेस्ट होती है। ये सब CRPC के टॉपिक हैं, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा सोचिए कि अगर मान लीजिए अक्यूज पर्सन ऑलरेडी जेल में है किसी क्राइम को लेके, और पुलिस को फॉर द पर्पस ऑफ रिमांड किसी दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको अरेस्ट करना है, तो वो अरेस्ट तो उसे कर नहीं सकती क्योंकि तो अक्यूज तो ऑलरेडी जेल में है। तो ऐसे केस में क्या करेगी, क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं करेगी तब तक रिमांड का ऑर्डर नहीं मिल सकता। सो इन दैट सिचुएशन, पुलिस रिमांड की बात कर रहा हूँ, तो इन दैट ये एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन आ गई थी CBI वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में अगर अक्यूज्ड ऑलरेडी प्रिजन में है तो फॉर्मल अरेस्ट आप कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मल अरेस्ट में क्या होता है कि कोर्ट जो है वो डीम्ड वो मान लेता है कि एक तरीके से डीम्ड अरेस्ट है, पर इसमें कस्टडी नहीं होती। फॉर्मल अरेस्ट में कस्टडी नहीं हो सकती
क्योंकि फॉर्मल अरेस्ट में क्या होता है ना कि मैजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी अक्यूज पर्सन को रिमांड पे डाल दिया है, जेल में डाल दिया है, जुडिशियल रिमांड पे रखा है। तो अगर मैजिस्ट्रेट, क्योंकि वो सुपीरियर अथॉरिटी है, उसने अगर अक्यूज को जेल में रख दिया है, तो ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर ऐसा तो कर नहीं सकता कि जेल में जाए, अरेस्ट करे और अपने साथ ले जाए। ही कैन नॉट डू दैट। तो सिर्फ ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अनुपम जे कुलकर्णी में कहा था कि जहाँ पे अक्यूज ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर कैन मेक फॉर्मल अरेस्ट। फॉर्मल अरेस्ट में कस्टडी उसको नहीं दी जा सकती, क्योंकि बिना अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट के ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी ऑफिसर के लिए टू रिमूव द अक्यूज पर्सन फ्रॉम जेल। ठीक है, ये भी एक छोटा सा नटशेल में कंसेप्ट बता रहा हूँ। वैसे एक कंसेप्ट होता है एक्चुअल कस्टडी का और कंस्ट्रक्टिव कस्टडी का। ये मुझे बार बार इसलिए एलैबोरेट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चीज़ समझ लें जितना भी हो सके। अब कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में क्या होता है, जैसे आपको अग्नू नगेशिया वाले केस में बताया था। अब अग्नू नगेशिया में वो खुद ही चला गया था पुलिस स्टेशन और खुद ही जाके एफआईआर लिखवाई थी और कन्फेशनल स्टेटमेंट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्नू नगेशिया में भी यही बोला था कि अगर देवमन उपाध्याय, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय का हम रेशियो फॉलो करें तो उस पर्पस के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो अक्यूज था कंस्ट्रक्टिव पुलिस कस्टडी में था, और फिर उस कंस्ट्रक्टिव पुलिस कस्टडी के बेसिस पे उसने जो था वो वेपन्स ऑफ द ऑफेंस रिकवर करवाया था। लेकिन रिकवरी स्टेटमेंट्स और रिकवरी ऑफ वेपन्स इज बाय इटसेल्फ नॉट सफिशिएंट टू कन्विक्ट एन अक्यूज्ड पर्सन। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने अग्नू नगेशिया में नेवर फाउंड द फैक्ट सफिशिएंट टू कन्विक्ट हिम। तो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी इन अदर वर्ड्स क्या होती है? इट इज़ जस्ट सबमिशन टू द कस्टडी ऑफ पुलिस। ये एक तरीके से सबमिशन होता है बाय कस्टडी ऑफ पुलिस टू कस्टडी ऑफ पुलिस। एक्चुअल कस्टडी क्या होती है? जब अरेस्ट हो गया पर्सन और पुलिस उठा के ले गई, वो एक्चुअल कस्टडी है। ये सारी बात थोड़ा नटशेल में क्लियर रखिएगा। अब देखिए, ये है प्राइमरली सीआरपीसी का टॉपिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कोशिश करिएगा, आप अगर इसे समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पाते तो आप मुझसे थोड़ा और डिस्कस कर लीजिएगा इफ़ यू सो वांट। बेल के पर्पस से कस्टडी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और रिकवरी स्टेटमेंट के पर्पस से भी कस्टडी का पॉइंट बहुत रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें भी दिमाग में रखिएगा। चलिए वापस आ जाते हैं सेक्शन 26 पे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अ जेलर इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर। तो अगर जेल में अक्यूज पर्सन है और जेलर को जाके उसने कन्फेस कर दिया, तो फिर वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मेरी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज हिड बाय सेक्शन 26 बिकॉज आई एम इन पुलिस कस्टडी। ही इज़ नॉट इन पुलिस कस्टडी एनी मोर। ठीक है, तो वहाँ पे जेलर को जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दी गई है दैट वुड बी हिड बाय सेक्शन 26, दैट वुड नॉट बी हिड बाय सेक्शन 26। ये बात याद रखिएगा, बिकॉज जेलर इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट बी डीम टू बी होल्डिंग एन अक्यूज पर्सन इन पुलिस कस्टडी। ठीक है, इस पे भी अगर आप कोई केस कोट करना चाहें तो आप क्वीन एम्प्रेस वर्सेस भीमा 1892 वॉल्यूम नंबर 17 बॉम्बे पेज नंबर 485 कोट कर सकते हैं। ये सब प्राइवेट काउंसिल के जजमेंट्स हैं और इस पे प्राइवेट काउंसिल के जजमेंट्स ही सबसे ज़्यादा हैं। अब आपको ये सारे केसेस कोट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये बस मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि जितनी भी बातें बोली जा रही हैं उनके पीछे साइटेशन है। ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट के सामने आप कैसे रिकॉर्ड कराएंगे कन्फेशन, ये तो मैं प्रिलिमिनरी लेक्चर में ही डील कर चुका हूँ। यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोसीजर ऑफ 164। उस पर दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया का भी केस मैंने कोट किया कि क्या सेफ गार्ड और गाइडलाइंस ध्यान में रखना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। वी हैव सफिशिएंटली डेल्ट विद दैट इन डिटेल, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 26 के पॉइंट में कभी कभी वो भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द सेफ गार्ड्स विच द मैजिस्ट्रेट शुड कीप इन माइंड वाइल रिकॉर्डिंग द कन्फेशन ऑफ द अक्यूज पर्सन। पर ये टॉपिक सीआरपीसी में ज़्यादा आएगा, ये याद रखिएगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, सेक्शन 26 किस बात को बार कर रहा है? नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज कस्टडी थ्रू द पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन। तो कस्टडी के दौरान इफ द अक्यूज पर्सन कन्फेसेस टू एनीवन एल्स, पुलिस कस्टडी के दौरान ही कन्फेसेस टू एनीवन एल्स, तो इवन दैट वुड बी हिड बाय सेक्शन 26 अनलेस दैट एनीवन इज अ मैजिस्ट्रेट, है ना। तो प्राइमरली यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ही आपको मिलने वाली है।
क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट के सामने बोल देंगे तो जुडिशियल कन्फेशन होगी। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए प्रिलिमिनरी लेक्चर में, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यू हैव टू कोट ईच एंड एवरीथिंग when you're dealing with the topic of section 26 as far as extra judicial confession और उसका जो लॉ है उससे कंसर्न होकर जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यूजुअली एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस कोर्ट रिक्वायर सम मटेरियल corroboration of the extra judicial confessional statement and extra judicial confessions which are voluntarily made and fully consistent with the circumstantial evidences which establish the guilt of the accused and which inspires the confidence of the court can be fully relied upon। ये सारे बेसिक रूल्स याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे बहुत अच्छा केस है आपका सहादेवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसका भी ध्यान रखिएगा। फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को ये भी बात, इससे लेके ये भी बात ध्यान रखिएगा कि दैट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और अ कन्फेशनल स्टेटमेंट कैन आइदर बी कम्युनिकेटेड टू अनदर पर्सन और इट मे इवन इंक्लूड अटरेंसेज मेड इन सॉलिलोक्वी, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इस पे आपको केस याद होगा साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक जजमेंट है अजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विच वाज डिसाइडेड ऑन 6 जून 2007। उसने भी यही पोजीशन ऑफ लॉ रीइटरेटिंग द पोजीशन ऑफ साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उस पर रिलायंस देते हुए वही पोजीशन ऑफ लॉ रीइटरेट की। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट even the statements which are made in soliloquy would also be deemed to be an extrajudicial confession if the fact and circumstances are so conducive to make the statements amount to a confession, extrajudicial confession, ठीक है। फिर extrajudicial confession को लेके ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि extrajudicial confession जब भी होती है तो कोर्ट पहले देखता है कि किसको दी गई है। तो यहाँ पे the person to whom the statement has been made is also important। और कोर्ट जनरली अगर स्ट्रेंजर को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दी गई है तो उस पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि अच्छा ये अचानक से स्ट्रेंजर को क्यों कन्फेस करने लगे हैं। अगर कन्फेस करना था तो मैजिस्ट्रेट को करते, वो भी स्ट्रेंजर है, बट नो, टोटल स्ट्रेंजर को कन्फेस कर दिया। तो ऐसे में कोर्ट को लगता नहीं कि जो कन्फेशन है आइदर वॉलंटरली और ट्रू है। सिमिलरली अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी स्टॉक विटनेस को दे दी गई तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वुड नॉट बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। इस पे भी अगर आप एक केस चाहे तो लिख सकते हैं, तरसीम कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1995 क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज नंबर 470। अब और तरसीम कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आपको ये भी दिखाता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन स्टॉक विटनेस कैसे यूज़ करते हैं। अब जो डिफेंस था उसने ये प्रूव कर दिया ट्रायल कोर्ट को कि प्रोसिक्यूशन विटनेस जितने अपीयर हुए हैं ज़्यादातर वो सारे के सारे स्टॉक है। एक भाई साहब 5 केसेस में अपीयर किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, एक भाई साहब 30 केसेस में अपीयर किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, एक पर्सन 14 केसेस में अपीयर किए ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये साबित कर दिया, क्या कहते हैं, डिफेंस ने। और जब साबित कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टॉक विटनेस की टेस्टिमनी पे तो भाई इतना रिलायंस तो हम दे नहीं सकते, और कन्फेशन पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो स्टॉक विटनेस के सामने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दी गई थी उसको तो रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने पूरी तरीके से। तो ये भी केस अगर आप चाहें तो जान लें। अब एक केस था जिसमें कोर्ट को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो थी बड़ी सस्पिशियस लगी थी। उस केस का नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस वेद प्रकाश। और इसमें क्या हुआ था कि ये प्रोसिक्यूशन बता रहा था कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो एक डॉक्टर को और एक अदर पर्सन्स को दी गई थी, दोनों ही स्ट्रेंजर थे अक्यूज्ड के लिए, ठीक है। और ये भी पाया गया कि वहाँ पे टेप रिकॉर्डर भी लगाया गया हुआ था। तो कोर्ट को लगा कि स्ट्रेंजर को आप कन्फेस कर रहे हो, साथ में वहाँ पे टेप रिकॉर्डर भी रेडी है। कोर्ट को लगा अरे कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे सीआईडी में नहीं बोलते हैं कि दया कुछ तो गड़बड़ है, वैसे ही कोर्ट भी था, सुप्रीम कोर्ट भी था, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो कोर्ट ने बोला कि डॉक्टर राजकुमार तो पहले अक्यूज्ड को जानते नहीं थे, जो डॉक्टर का नाम था इस केस में, ना अक्यूज डॉक्टर राजकुमार को जानता था। देयरफॉर इट साउंड स्ट्रेंज दैट द अक्यूज्ड मेड एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, दैट टू इन अ प्रेजेंस ऑफ another person who was also a stranger to him. His name was Lal Chand. He became prosecution witness 31. ऊपर से कोर्ट को ये सरप्राइजिंग लगा
कि डॉक्टर kept a tape recorder ready anticipating his confession. क्या ये पहले से डॉक्टर हैड द पावर टू सी द फ्यूचर और समथिंग, कि उन्हें टेप रिकॉर्डर रेडी रखा कि हाँ अब ये कन्फेस करने वाला है तो मैं ऑन कर देता हूँ टेप रिकॉर्डर. तो कोर्ट को लगा दिस इज एन एविडेंस ब्रॉट आउट बाय इन्फ्लुएंस एंड मे बी परहैप्स व्हेन द अक्यूज्ड वाज इन पुलिस कस्टडी. दैट इज़ व्हाई द सुप्रीम कोर्ट नेवर कंसिडर्ड दिस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. ठीक है, तो ये भी एक इलस्ट्रेशन है. अब ये सारे मर्डर केसेस हैं. अब आप ये देख रहे होंगे कि मर्डर केसेस में कितने आराम से अक्विटल भी हो रहा है. यही लोग यही सोचते हैं कि लॉयर्स डू सम काइंड ऑफ मैजिक व्हेन दे गो इनसाइड द कोर्ट. ऐसा कुछ ही नहीं होता है. डिफेंस लॉयर्स क्या करते हैं, वो लूप होल्स निकालते हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, एंड द मोमेंट दे हैव डन दैट दे विल स्कोर एन एक्विटल. अब मर्डर केस में आप किसी को एक्विटल करा लाएं तो उसके लिए तो यू आर नो लेस देन अ गॉड. एंड फॉर दैट रीज़न यू हैव टू स्टडी लॉ इन ग्रेट अमाउंट ऑफ डिटेल. खैर आगे बढ़ते हैं. फिर एक और इलस्ट्रेटिव केस बताता हूँ आपको. ये केस है सनी कपूर वर्सेस स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, डिसाइडेड ऑन 5 मई 2006. अब इस केस को नटशेल में बता देता हूँ क्या हुआ था. अब इस केस में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थी वो भी स्ट्रेंजर को दी गई थी, और फिर एग्जैक्ट वर्ड्स जो अक्यूज ने यूज़ किए थे वो भी रिकॉर्ड नहीं हुए थे. साथ में जो सब्सटेंस ऑफ फाउंडेशन ऑफ द ऑफेंस था, दैट इज़ कॉर्पस डिलिक्टी, वो भी रिकॉर्ड पे अवेलेबल नहीं थी. इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन. ठीक है. सिमिलरली एक और इलस्ट्रेटिव केस देता हूँ आपको. ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे है. ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस M.N. रामदास. अब इसमें द एक्यूज्ड किल्ड हिज कंपेनियन इन a room in a lodge where they were staying and was then supposed to have confessed the factum of killing to a stranger just only because he was the friend of the owner of the lodge. The court surveyed the authorities जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में थी. कोर्ट ने रहीम बेग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, फिर गोरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, फिर किशोर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सारे जजमेंट्स रेफर किए टू कम टू अ कंक्लूजन कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू होती क्या है. ये आपको मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ कि क्या वैल्यू होती है. दैट इज़ वाई आई विल नॉट बी रीइटरेटिंग इट अगेन फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम. लेकिन ये केस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. इसमें इन फैक्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रेंजर को जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दी गई थी उस पर रिलाई किया था. और अब आप सोच रहे होंगे कि यार जनरली तो स्ट्रेंजर की टेस्टिमनी पर रिलाई नहीं करते. देन द आंसर इज़ येस, यू वुड बी करेक्ट. जनरली नहीं करता. ये उन केसेस में है जो एक्सेप्शंस में आते हैं. ऑलराइट, अब मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आफ्टर सर्वेइंग द अथॉरिटीज ऑन दिस पॉइंट. देखिए, आप बेसिक रूल तो जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होती है इट रिक्वायर्स मटेरियल corroboration. ठीक है, बाय द वे ऑफ abundant caution. If the court believes that the witness to whom the confession is made and it is satisfied that the confession was true and voluntarily made, then the conviction can be founded on such evidence alone. ये पोजीशन आपको पता है. मैंने प्रिलिमिनरी लेक्चर्स में आपको 2 केसेस एटलीस्ट ऐसे बताए थे जहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे ही रिलाई करके वो दिया था, कन्विक्शन दिया था. अब स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस M.N. रामदास में जब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अक्यूज ने अपने कंपेनियन को मार दिया था एंड उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ही मेड एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन टू अ स्ट्रेंजर जस्ट बिकॉज ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द ओनर ऑफ द लॉज. अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है ये आप सुप्रीम कोर्ट के ही शब्दों से जानिए. अब सुप्रीम कोर्ट says, and I quote, examined in the light of enunciation of law as above, we are of the view that a testimony of the prosecution witness to as regards to the confession made by the accused at the earliest point of time is such as to inspire confidence in the mind of the court. मैंने आपको पहले ही बोला था एविडेंस के लेक्चर में कि एट द एंड ऑफ अ डे सारे एविडेंसेस एक ही बात पे आके रुकते हैं, whether it inspires the confidence of the court, है ना. यहाँ पे भी वही सिचुएशन हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट. प्रोसिक्यूशन विटनेस टू हो सकता है स्ट्रेंजर हो टू द एक्यूज्ड, बट इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई ही शुड अननेसेसरली इम्प्लीकेट द एक्यूज्ड. एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम ही ब्रॉट
such fact to the notice of prosecution witness 3 and the police about the factum of confession made by the accused soon after the crime. तो ये एक फैक्ट था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ट्रस्ट थोड़ा बड़ा था, क्योंकि जैसे एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन हुई ये फैक्ट इन्फॉर्म किया गया पुलिस को, पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया तो इससे कोर्ट को ये दिख गया कि मतलब ये जो एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन इट हैज़ बीन मेड एट द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम. साथ में एक और पर्सन को भी जो विटनेस ने एविडेंस दिया था एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन का, उसने एक और पर्सन को इस कन्फेशन के बारे में बताया था कि अक्यूज ने ऐसा ऐसा मुझे कन्फेस किया है. तो उसकी वजह से दैट प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 जो तीसरा पर्सन था उसने इस बात को कॉरोबोरेट करवा दिया कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थी वो अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मेड हुई थी. ठीक है, इवन बिफोर द इंफॉर्मेशन रीच द पुलिस. फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड इन कमिटिंग द मर्डर एंड इमीडिएटली रिवीलिंग दिस फैक्ट टू अ स्ट्रेंजर लाइक प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 may not be consistent with the ordinarily human conduct, and it may be difficult to speculate as to what prompted the accused to confess the commission of the crime before prosecution witness 2 and to remain in the lodge after the incident. But on that account, there need not be astute reluctance on the part of the court to accept the extrajudicial confession. The unnatural conduct on the part of the accused will not necessarily shake the veracity of the prosecution witness 2's testimony, but it will put the court on guard to get the assurance of the truth in the prosecution's case by the corroborative evidence, including the circumstantial factors. And we have before us the evidence of prosecution witness 3 who corroborates the version of prosecution witness 2, and both these witnesses have no reason to falsely implicate the accused. That apart, the circumstances referred to by the trial court are almost clinching and lend assurance to the correctness of the version of prosecution witness 2. This is the reason why the testimony in this case, even though made to the stranger, extrajudicial confession, even though it was made to a stranger, was relied upon. अब आप retracted extrajudicial confession के भी बारे में जानते हैं कि though it is a piece of evidence on which the reliance can be placed, but it needs to be corroborated by independent evidence. And apart from that, the court must be satisfied that the confession is true and voluntarily made. But always remember, it was categorically held in Sakharam Shankar Bansode versus State of Maharashtra that extrajudicial confession a retracted extrajudicial confession, ध्यान दीजिएगा, retracted extrajudicial confession cannot be made a sole basis of conviction. That is the rule of practice. ठीक है, क्योंकि साखाराम शंकर बंसोडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को सोल बेसिस पे कंसिडर करते हुए कन्विक्ट कर दिया था कि उस पर्सन को. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अ रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैन नॉट बी मेड अ सोल बेसिस. ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट करॉबोरेशन की ज़रूरत होती है. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सारे क्या होते हैं, और एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जानी चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा. पर प्राइमरली एसेंस क्या है? प्राइमरली एसेंस ये है कि अगर कोई और भी एविडेंस नहीं है, लेट अस सपोज देयर इज एब्सोल्युटली जीरो एविडेंस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट देयर इज अ रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऑन द रिकॉर्ड, तो क्या उसको सोल बेसिस बनाया जा सकता है फॉर द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन? द आंसर वुड बी दैट एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, नो. फिर आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि माइनर डिस्क्रिपेंसीज शुड बी इग्नोर्ड इन अप्रिशिएटिंग द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन, बट द मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज कैन नॉट बी इग्नोर्ड व्हाइल अप्रिशिएटिंग द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशंस. तो माइनर contradictions would not vitiate the value of the extrajudicial confession, but the material contradiction would do so. ध्यान रखिएगा, जितने भी केसेस अभी मैं बता रहा हूँ ये आपको इलस्ट्रेशन की सेक के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको ये सारे पॉइंट एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन को लेके क्लियर हो जाए. ठीक है, वैसे ही एक राजस्थान हाईकोर्ट का एक केस सुनिए. इस केस का नाम है जय नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, रिपोर्टेड इन 2001 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 4915. ठीक है, तो इसमें द अक्यूज्ड पर्सन वाज द हस्बैंड ऑफ द विक्टिम
and he was facing a trial for killing his wife by strangulating her. The primary motive of killing his wife was the fact of her illiteracy. And immediately after the incident, he told his wife's father and brother of his deed that he has committed the murder of his wife. He was convicted on the basis of this extrajudicial confession. And the High Court found in this case that there was no sign of any coercion or promise in this case. And there was only one weak link, that the fact of the extrajudicial confession was not mentioned in the FIR. So the High Court said that simply for the fact that an extrajudicial confession fact is not mentioned in an FIR is not fatal to the prosecution case. Because if you remember what I told you in CRPC, FIR is not an encyclopedia of the offense. Okay? It is not necessary for a person to lay down all the possible circumstances that has occurred during the commission of the offense. ठीक है, और वट एवर दैट ही हैज़ विटनेस्ड, सारे फैक्ट्स आपको ले डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती हैं. आप कुछ केसेस नोट डाउन कर दीजिए फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन. कभी कभी इस क्वेश्चंस को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं. तो एक केस है एम्परर वर्सेस जगिया, AIR 1938, पटना, पेज नंबर 308. In this case, a woman was arrested for a murder of a young boy and was left in the custody of villagers while the chowkidar watchman who arrested her left her for the police station and she confessed in his absence. Here the confession was deemed to be irrelevant. Similarly, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है एम्प्रेस वर्सेस लेस्टर का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनफैक्ट आ सकता है. Now in this case was what happened that an English woman was under arrest on a charge of murder and was taken in a tonga from the place where the alleged offence was committed to the principal town of the district. A European friend drove with her in the tonga and mounted policemen rode in front. In the course of the journey, the policeman left the tonga and went to the neighbouring village to procure a fresh horse. The tonga meanwhile proceeding slowly along the road for some miles without any escort. In absence of the policeman, the accused made a communication to her friend with reference to the alleged offence. At the trial, it was proposed to ask what the accused has said on the ground that she was not then in custody and that this section was not applied. This section did not apply. ये एक contention लिया गया था by the prosecution. It was held in this case that notwithstanding the temporary absence of the policeman, the accused was still in custody and the question therefore could not be allowed. फिर वो जो confession का जो evidence था, it was not be allowed to be given. Similarly, दूसरा केस नोट करिए, Emperor versus मल्लन गौड़ा, 1917, volume number 9, Bombay Law Reporter, page number 683. Now what happened in this case? In this case, the accused was in lockup of the magistrate under trial. He was sent up by the magistrate to a hospital for treatment. And then he was taken from the lockup to the dispensary by two policemen who waited outside on the veranda of the hospital. During his examination inside the dispensary by the doctor, the accused made a confession of his guilt to another patient who happened to be there within the hearing of the doctor. Now, in this case, it was held that the confession was inadmissible because the accused, who was in police custody up to his arrival at the hospital, remained in that custody even though the policeman was standing outside on the veranda. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है, इसको लेके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यूपी और उत्तराखंड में या बिहार में भी. अब एक केस और है, जैसे केस का नाम है हेरम्बा ब्रह्मा, HERAMBA, हेरम्बा ब्रह्मा, BRAHMA वर्सेस स्टेट ऑफ असम. साइटेशन है AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1595. अब इस केस में एक जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था वो एक अंडर ट्रायल कोर्ट प्रिजनर को दिया गया था. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट कैन नॉट बी अलाउड टू बी प्रूव्ड इन दिस केस. वाई? बिकॉज
Supreme Court found that there was no history of previous association between the witness and the two accused, as may lead to justify an inference that the accused would repose confidence in him. And court also found that it seems highly improbable that the two accused would suddenly go to a stranger and blurt out a confession. अब देखिए ये जनरल रूल्स वाले केसेस हैं कि जनरली जो कोर्ट होता है ना, स्ट्रेंजर को दी हुई कन्फेशन पे ज़्यादा रिलायंस नहीं पुट करता है. बट ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस केस एंड जुक्सटापोज इट विद द पोजीशन एज हेल्ड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस M.N. रामदास, जहाँ पे फैक्ट्स थोड़े अलग थे. ठीक है. सिमिलरली एक केस है बुलाकी वर्सेस क्राउन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. साइटेशन है 1928 वॉल्यूम नंबर 9 लाहौर पेज नंबर 671. Now, in this case, what happened that the accused was himself injured and was in a confused state of mind when he was brought by the police to a hospital. He was operated upon and immediately thereafter his statement was recorded by the medical officer. And it was doubtful that whether his statement was voluntary or not, and it was also doubtful as to the fact whether he has recovered from his confusion. On the contrary, there was an evidence to show that the police personnels were watching him and whatever he was narrating. So in this case, the confession was held to be irrelevant, not relevant. ठीक है, because it was hid by section 26. वो पुलिस की कस्टडी में ही माना गया था. कोर्ट ने बोला यहाँ पे वॉलंटरीनेस नहीं है and we cannot have any reliance on this sort of confession. तो ये कुछ क्लासिक केसेस थे जो आप ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे रेलेवेंट नहीं मानी गई थी. इनको लेके कभी कभी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ जाती हैं एज इट इज़. ठीक है, इसीलिए ये केस बताने ज़रूरी है. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप सेक्शन समझना चाहते हैं तो ये केसेस थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्कोप समझ में आ जाता है. ठीक है, सो नोट इट डाउन. अब आपकी एक इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है. नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू व्हाइल रिलाइंग ऑन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लॉ एट दैट टाइम दैट NDPS ऑफिसर्स आर नॉट कंसिडर्ड पुलिस ऑफिसर. नाउ देयर अ जजमेंट हैज़ कम रिसेंटली एंड द सुप्रीम कोर्ट बाय 2:1 रेशियो, मतलब 3 जजेस की बेंच थी, 2 ने अफर्मेटिव जजमेंट दिया है और 1 ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है. उन्होंने कहा है कि द ऑफिसर ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट NDPS केसेस आर पुलिस ऑफिसर्स एंड कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मेड टू देम आर नॉट एडमिसिबल. अब पहले ये पोजीशन नहीं थी. अच्छा, ये जजमेंट क्यों आया? 2013 में एक रेफरेंस इशू किया गया था लार्जर बेंच को कि वेदर एन ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग अ मैटर अंडर NDPS would qualify as a police officer or not. Secondly, whether the statement recording by the investigation officer under section 67 of the act can be treated as a confessional statement or not. तो पुरानी पोजीशन ये थी कि कन्हैया लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि an officer acting under NDPS Act is not a police officer and hence the bar of section 25 does not apply on him. और जो रेफरेंस दिया गया था ये तूफान सिंह केस का रेफरेंस था. अब देखिए, ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ क्योंकि एज इट इज़ हो सकता है प्रीलिम्स में लेटेस्ट लॉज को लेके क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ये पोजीशन काफ़ी सेटल्ड नहीं है क्योंकि कैटीना ऑफ डिसीजंस इससे पहले हैं जो NDPS ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर्स बता रहे हैं. सॉरी, NDPS ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर नहीं बता रहे हैं. दे आर सेइंग दैट दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स. ये जजमेंट जो तूफान सिंह केस के रेफरेंस के बाद आया, दैट हैज़ हेल्ड, ये अब आज ही आया है. आज का मतलब है 29 अक्टूबर 2020. आज ही रिपोर्ट हुआ ये. तो ऐसी सिचुएशन में इस अपडेटेड पोजीशन ऑफ लॉ का ध्यान रखिएगा. अच्छा, अब क्या था कि जो पुरानी पोजीशन थी NDPS ऑफिसर्स को लेके, वो थी कन्हैया लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की और फ्रांसिस स्टैनली वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो. अब ये जो फ्रांसिस स्टैनली है ये AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 794 में रिपोर्ट हुआ और कन्हैया लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया was reported in 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1044. अब तूफान सिंह केस का जो रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो ये कह रहा था कि ये जो कन्हैया लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है ये ठीक नहीं लग रही है. तो
तो इसके बेसिस पे जो रेफरेंस का जो आंसर आया 3 जजेस बेंच का वो यही आया कि नो दे आर पुलिस ऑफिसर्स एंड इफ द कन्फेशन इज मेड टू देम दैट वुड बी हिट बाय सेक्शन 25। अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पे एक डिसेंटिंग जज का भी जजमेंट है, तो देखिए पोजीशन अभी भी इंटायरली क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि प्रीडोमिनेंट व्यू अभी भी यही है कि जो एनडीपीएस ऑफिसर्स हैं दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स जनरली। अब इस रेफरेंस के आंसर के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेती है, कैसे डील करती है जजमेंट से, वो एक्यूरेटली बता पाएगा कि अब प्रीडोमिनेंट व्यू क्या है। अब एनडीपीएस को लेके आपको एग्जाम पे तो क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो जिनका एग्जाम है दे कैन जस्ट डोंट नॉट वरी अबाउट एनडीपीएस पार्ट, लेकिन जिनको प्रैक्टिस करनी है दे नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि क्या होना चाहिए। तो देखिए प्रैक्टिस के पर्पस के लिए अभी जब तक ये नहीं दिखता है कि जजमेंट का यूज़ कैसे हो रहा है और अथॉरिटीज़ इससे डील कैसे कर रही हैं, तब तक थिंग्स वोंट बी वेरी क्लियर। क्योंकि अगर ये यूनानिमस 3 जजेस बेंच का जजमेंट होता तब मोर रिलायंस कुड हैव बीन प्लेस्ड अपॉन इट, बट यहाँ पे क्या कहते हैं 2:1 का रेशियो है, एक ऑनरेबल जज डिसेंट कर गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आई एक्चुअली डू नॉट थिंक दैट इट इज़ अ वेरी गुड जजमेंट। ये इशू प्रॉपरली आई थिंक तभी सेटल हो सकता है जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे और कैटेगोरिकली एक जजमेंट दे, फिर उसमें 3:2 का रेशियो हो या 4:1 का रेशियो हो या 5:5, पांचों के पांचों जजेस एक ही चीज़ में रूल करें, तब पोजीशन ऑफ लॉ सेटल हो जाएगी कि वो पुलिस ऑफिसर हैं या नहीं। अभी क्या कहते हैं इसकी वजह से इस फील्ड में थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ गया है। तो ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे भी आप भी अपडेटेड रहा करिए अगर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं सेक्शन 27 पे। तो सेक्शन 27 तो पूरा कवर तो कर नहीं पाएंगे आज, तो मैं क्या करूँगा कि सेक्शन 27 के पहले आपको प्रिंसिपल्स बता देता हूँ, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल्स आप थोड़े बहुत आराम से समझ लें। अब सेक्शन 27 कहता है प्रोवाइडेड दैट, देखिए इसकी टर्मिनोलॉजी कैसे शुरू हो रही है, प्रोवाइजो से। ये लग रहा है कि किसी सेक्शन का प्रोवाइजो है। ये शुरू हो रहा है provided that when any fact is deposed as to be discovered in the consequence of the information received from a person accused of any offense in custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. अब ये जो सेक्शन है ये किस प्रिंसिपल पे फाउंड हुआ है? ये उस प्रिंसिपल पे फाउंड हुआ है that if a confession of an accused is supported by a discovery of fact, it may be presumed to be true and not to have been extracted. But it comes into operation only when first, if and when certain facts are deposed to be discovered in the consequence of the information received from an accused person in police custody, and secondly, if the information relates distinctly to the facts discovered. अब सेक्शन 27 में एक डॉक्ट्रिन भी एम्बेडेड है, इसको एक और नाम डॉक्ट्रिन से जाना जाता है। डॉक्ट्रिन का नाम है द डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। जब भी आप ये लाइन कहीं पे भी देखें इसका मतलब समझ जाइए सेक्शन 27 की बात हो रही है। अब इस पे एक ऑब्जेक्ट इसका ये भी जान लीजिए, उसके बाद मैं इसका लोकस क्लासिकस मेंशन करता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट जान लीजिए। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू एडमिट इन एविडेंस विच इज रेलेवेंट टू द मैटर अंडर इंक्वायरी, नेमली द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, एंड नॉट टू एडमिट द एविडेंस विच इज नॉट रेलेवेंट टू द मैटर। द डिस्कवरी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट is of no relevancy to the question whether the accused is guilty of the offense charged against him unless it is connected with the offense. It is therefore the connection with the thing discovered which renders his discovery as a relevant fact. अब इस पे लोकस क्लासिकस है पुलुकुरी कोटिया वर्सेस किंग एम्परर। ये केस एकदम क्या कहते हैं बेडरॉक है सेक्शन 26 का, सॉरी सेक्शन 27 का। इट्स द बेडरॉक ऑफ सेक्शन 27। आप सेक्शन 27 का आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते अनलेस यू मेंशन दिस केस। दिस केस इज दैट इम्पॉर्टेंट। अब सुनिए इसमें द लॉर्डशिप्स ऑफ द प्राइवी काउंसिल ने क्या बोला अबाउट सेक्शन 27। उन्होंने बोला कि सेक्शन 27 इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट वेरी आर्टिस्टिकली वर्डेड and it provides an exception to the prohibition imposed by the preceding section, that is section 25 and 26, and enables certain statements made by a person in police custody to be proved. The condition necessary to bring this section into operation is that the discovery of fact
in the consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer must be deposed to, and thereupon so much of the information as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved. The section seems to be based on the view that if a fact is actually discovered in the consequence of the information given, some guarantees afforded thereby that the information was true, and accordingly can be safely allowed to be given in evidence. But clearly, the extent of the information admissible must depend upon the exact nature of the fact discovered to which the information is required to relate. Normally, the section is brought into operation when the person is in police custody. When the person in police custody produces from some place of the concealment of some object, such as a dead body, a weapon, or ornaments said to be connected with the crime of which the informant is accused. अब वो कहते हैं कि the counsel for the crown has argued that the case fact discovered is a physical object produced and the information which relates distinctly to that object can be proved. Upon this view, the information given by the person that the body produced is the person murdered by him and the weapon produced is the one used by him in the commission of the murder, or that the ornament produced was stolen in a dacoity, would all be admissible according to the contention of the counsel of the crown. If that is the effect of section 27, then little substance would remain in the ban imposed by the two preceding sections on the confessions made to the police or by the person in police custody. The ban was presumably inspired by the fear of legislature that a person under police influence might be induced to confess by the exercise of undue pressure. But if all that is required to lift the ban be inclusion in the confession of information relating to the object subsequently produced, it seems reasonable to suppose that the persuasive power of the police will prove equal to the occasion, and in practice the ban will lose its effect. On normal principles of construction, their lordships think the proviso to section 26 added by section 27 should not be held to nullify the substance of the section. In their lordships' view, it is fallacious to treat the fact discovered with the section as equivalent to the object produced. The fact discovered embraces the place from which object is produced. इस पे ध्यान देना है आपको. The fact discovered embraces the place from which the object is produced, the knowledge of the accused as to this, and the information must be distinctly to this fact. ये आपको लिखना है, ये लाइन लिखनी है एग्जाम में. मैं एक बार फिर reiterate कर देता हूँ. The fact discovered embraces the place from which the object is produced, the knowledge of the accused as to this, and the information given must relate distinctly to this fact. Information as to past user or the past history of the object produced is not related to its discovery in setting in which it is discovered. Now, information supplied by a person in custody that I will produce a knife concealed in the roof of my house does not lead to discovery of knife, because knives were discovered many years ago. It leads to discovery of the fact that a knife is concealed in the house of the informant to his knowledge. कि मतलब जो ये फैक्ट डिस्क्लोज कर रहा है उसको पता है कि उसके घर की छत पे नाइफ कंसील्ड है. एंड इफ द नाइफ इज प्रूव टू हैव बीन यूज्ड इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस, द फैक्ट डिस्कवर्ड इज वेरी रेलेवेंट. बट इफ टू द स्टेटमेंट द वर्ड्स बी एडेड विद विच आई स्टैब्ड ए, मतलब जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ये कहता है, बट इफ द स्टेटमेंट्स द वर्ड्स बी एडेड with which I stabbed A, then these words are inadmissible since they do not relate to the discovery of the knife in the house of informant. अब ये पोजीशन ऑफ लॉ है, ये आपको याद करनी है. मैंने आपके लिए पूरा रेलेवेंट पैरा इसलिए पढ़ा क्योंकि ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यही पोजीशन ऑफ लॉ बताते हुए जो स्टेटमेंट था अक्यूज्ड पर्सन का, अब इसमें इनाला सदया था. आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड, he gave a statement. About 14 days ago, I, Kotia and people of my party lay wait for Shivai and others at about sunset at the time at the corner of Pulipad tank. We all beat Bodupatti, Chinna, Sivaya and Subaya to death. The remaining persons, Pulya, Kotia and Narayana ran away. Donpati Ramaya
who was in our party received blows on his hands. He had spears in his hand. He gave it to me then. I hid it and my stick in the rick of Venkatasanaru in the village. I will show you if you come. We all did this at the instigation of Pulukuri Kotia. उसके बाद सिग्नेचर था, फिर 12 जनवरी 1945 को ये साइन हुआ था और उसके फुट नोट पे सब इंस्पेक्टर का भी सिग्नेचर था. अब लॉर्डशिप ऑफ द प्राइवेट काउंसिल स्टेटेड द whole of the statement except the passage I hid it, a spear and my stick in the rick of Venkatasanaru in the village and I will show you if you come is inadmissible. मतलब इस पार्ट को छोड़ के कि मैंने स्पीयर छुपाई और स्टिक विलेज में छुपा दी है और मैं तुम्हें दिखा दूंगा इफ यू कम विद मी, इस पार्ट को छोड़ के जितना बाकी का पूरा स्टेटमेंट है दैट इज इनएडमिसिबल बिकॉज इट डज नॉट लीड टू डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट. आपको मैं बात बता दूं, यही क्वेश्चन, ये जो पैसेज है ना, ये डीजेएस में एज इट इज़ आ गया था एक पेपर में और फिर उन्होंने पूछा था कि इसमें से क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, क्या इंक्लूड किया जाएगा. इसलिए पोजीशन ऑफ लॉ बहुत अच्छे से जान लीजिए. 40 नंबर का क्वेश्चन था वो. सो रिमेंबर द पोजीशन ऑफ लॉ प्रॉपरली. मैं केस नोट में ये जजमेंट, इसका एक्सर्ट प्रोवाइड किए दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा उसको, ठीक है, और उसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बड़ी बेसिक में समझाता हूँ, ठीक है, पुलुकुरी कोटिया और उसके जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि इसमें सेक्शन 27 में द पार्ट विच रिलेट्स एज टू व्हाट द अक्यूज पर्सन डिड टू द ऑब्जेक्ट एंड नॉट डिड विद द ऑब्जेक्ट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 27. कि उसने ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया. लेट अस सपोज वो बोले कि मैंने वो चाकू छुपा दिया या वो मैंने छड़ी छुपा दी या मैंने डेड बॉडी छुपा दी. ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हो सकती है एज फॉर टेलिंग दैट व्हाट ही डिड टू द ऑब्जेक्ट. पर ये कहना कि मैंने उस चाकू से विक्टिम को मारा और उसकी जान ली, ये एडमिसिबल नहीं होगा सेक्शन 27 में. तो एक लाइन में चीज समझने की कोशिश करिए कि व्हाट द एक्यूज पर्सन डिड टू द ऑब्जेक्ट वुड बी relevant under section 27 but not what he did with the object. उस ऑब्जेक्ट के साथ उसने क्या किया ये रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है, पर उस ऑब्जेक्ट का उसने क्या किया ये रेलेवेंट हो सकता है. ठीक है, नाइफ को छुपा देना, बॉडी को छुपा देना, ब्लड स्टेन लगे हुए कपड़े छुपा देना, ये तो रेलेवेंट हो जाएगा. क्योंकि अगर आप पुलुकुरी कोटिया का जजमेंट ध्यान से पढ़ें तो आप उससे ये चीज़ें निकाल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज पर्सन है वो सेक्शन 27 के स्कोप के अनुसार ये सारी चीज़ें एडमिट करने को अलाउ करते हैं कि उसने ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया. जैसे वर्ड्स ऐसे यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंसील्ड, आई हैव हिडन और आई हैव केप्ट, ये तो एडमिसिबल है. पर ये कहना कि आई हैव यूज दैट नाइफ टू किल द डिसीज्ड, ये एडमिसिबल नहीं होगा. अगर पूरे स्टेटमेंट में एक लाइन ऐसी जा रही है कि आई यूज्ड दैट पर्टिकुलर नाइफ टू किल द वुमन एंड आफ्टर मर्डरिंग हर आई कंसील्ड द नाइफ इन माई ओन हाउस एंड आई कैन शो यू दैट प्लेस, तो ये वाली जो लाइन है ना, द नाइफ आई यूज टू किल द वुमन, ये नहीं आएगा सेक्शन 27 में. लेकिन ये जो लाइन है कि आई कंसील्ड द लाइफ इन माई हाउस एंड आई कैन शो यू इफ यू कम विद मी, ये रेलेवेंट हो जाएगा. ठीक है, ये सेक्शन 27 अलाउ करता है. देखिए फैक्ट का डिस्टिंक्टली रेलेवेंस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पोजीशन ऑफ लॉ एक केस में बताई. केस का नाम है जाफर हुसैन दस्तगीर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का. इसको मैं कल डिस्कस करूंगा डिटेल में. पर जो पोजीशन ऑफ लॉ इसमें बताई थी कि वो ये थी कि अगर कोई फैक्ट पुलिस की नॉलेज में ऑलरेडी है सो उसकी डिस्कवरी नहीं हो सकती. देखिए डिस्कवरी तो उस चीज़ की होगी ना जो आपकी नॉलेज में नहीं है एज अ पुलिस ऑफिसर. लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता है कि अक्यूज्ड के पास वो नॉलेज है उस चीज़ को लेके, सो दैट कैन नॉट बी सेट टू बी अ डिस्क्लोजर या डिस्कवरी स्टेटमेंट, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था. अब ये एक जनरल प्रिंसिपल है डिस्कवरी को लेके, अभी इसको इग्नोर करिएगा. ठीक है, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि डिस्कवरी से छूता छूता निकल जाता है. मैं आपको जनरल प्रिंसिपल्स बता देता हूँ
जो आप ध्यान में रखेंगे और आप पुलू कोटिया का जजमेंट और जो जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको सेक्शन 27 के एस्पेक्ट में बताए आप उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और ध्यान से एक बार पढ़िएगा। पहली कंडीशन याद रखिए सेक्शन 27 को लेके कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एंड दैट टू अ रेलेवेंट फैक्ट इन द कंसिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलेवेंट, ठीक है, ये ज़रूरी है सेक्शन 27 के लिए। सेकेंडली, द डिस्कवरी ऑफ सच फैक्ट मस्ट बी इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट फाउंड, द प्लेस फ्रॉम विच इज प्रोड्यूस्ड एंड द नॉलेज ऑफ द एक्यूज टू दिस। ये 3 चीज़ें रेलेवेंट बनाई गई हैं। सुनिएगा फिर से, द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एज इज एनविसेज्ड बाय सेक्शन 27 वुड इंक्लूड द ऑब्जेक्ट फाउंड, the place from which is produced and the knowledge of the accused person as to this। ये याद रखिएगा, ठीक है। जब तक आप इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे तब तक आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। फिर थर्ड इज दैट एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन द accused must be in police custody, either actual or constructive। Then the principle is that only so much of the information as distinctly relates to the fact discovered is admissible। उसका मतलब है डिस्टिंक्टली का मतलब जो यूज़ हुआ है सेक्शन 27 में वो इस सेंस में यूज़ हुआ है कि इट शुड हैव अ डायरेक्ट नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी प्रोड्यूस्ड। लेट मी इलैबोरेट ऑन द प्रिंसिपल्स मोर। अब सेक्शन 27 में जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट दैट हैज़ बीन मेड एडमिसिबल, that information first of all should come from accused person in custody of the police। Then statement which is admissible under section 27 is the information which leads to discovery। So only that is admissible what information has been given by the accused person, not the opinion formed by the police officer, ठीक है। For benefit of the accused and the prosecution, the information given should be recorded and proved, and if it is not recorded and proved, the exact information must be adduced through evidence। सेक्शन 27 में कौन सा आइडिया इंकॉर्पोरेट करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये डॉक्ट्रिन हैज बीन फाउंड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ एनी फैक्ट इज डिस्कवर्ड and a search is made on the strength of any information obtained from the prisoner, such discovery is the guarantee that the information supplied by the prisoner is true। Now such information can be inculpatory or exculpatory, but if it relates to discovery of fact, it becomes a reliable information। तो ये मत समझिएगा कि 27 में कन्फेशन ही होनी चाहिए, उसमें इनकल्पेटरी और सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट दोनों ही इंक्लूडेड है। Then recovery of an object is not the discovery of the fact envisaged under section 27। Mere recovery of the object cannot be construed as discovery of a fact as envisaged in section 27। The fact discovered envisages in this section embraces the place from which the object was produced, the knowledge of the accused as to it, the information regarding concealment of the article of the crime, and the fact that the article was concealed at the indicated place to the knowledge of the accused. Only that part has been made relevant under section 27। Lastly, the extent of the information admissible must depend on the exact nature of the fact discovered to which the information is to be required to relate। The information permitted to be admitted in evidence is confined to that portion of the information which distinctly, or in other words directly, relates to the fact thereby discovered and must not be truncated as to make it insensible। मैंने इसमें 3-4 केसेस को मिक्स करके ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इसमें इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और बोधराज एलियास बोधा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दोनों केसेस, इनफैक्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं सेक्शन 27 पे। स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सांधू, आपका मोहम्मद इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बोधराज अभी जैसा मेंशन किया, उसके बाद आपका है जाफ़र हुसैन दस्तगीर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और कई ऐसे केसेस आएंगे इस पे, ठीक है। इस टॉपिक पे बहुत सारे केसेस हैं। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस देवमन उपाध्याय कंस्ट्रक्टिव कस्टडी और रिकवरी स्टेटमेंट पे बहुत बड़ा केस है।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सब की रूट किधर है? पुलुकुरी कोटे वर्सेस किंग एम्परर, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट वही है जो आपको मेंशन करना है, ठीक है? क्योंकि ये जो जितनी भी बातें हो रही है ना, सारी पुलुकुरी कोटिया को बेस करके हो रही हैं। इन सारे जजमेंट्स की रूट एक ही है, दैट इज पुलुकुरी कोटिया वर्सेस किंग एम्परर। तो आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? सो बी वेरी पर्टिकुलर। जो भी स्टडी नोट्स में जितना भी रेलेवेंट पोर्शन दिया गया है और क्या एक्सक्लूड किया गया है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़े और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि लेट अस सपोज, जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मैं ज़्यादा केस लॉ डिस्कस नहीं करना चाहता सेक्शन 27 पे। मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी आपको बेसिक सा आइडिया मिल जाए कि सेक्शन 27 क्या कर रहा है। तो बेसिक आइडिया आज लीजिए आप। अब इसमें देखिए कि ऐसा मान लीजिए कि अक्यूज ने पुलिस को बोला कि मैंने विक्टिम की थ्रोट काट दी नाइफ से और नाइफ को मैंने अलमारी में छुपा दिया, ठीक है? इसमें जो पहले ही लाइन है वो क्या है? मैंने विक्टिम की थ्रोट काट दी नाइफ से। क्या ये डिस्कवरी ऑफ नाइफ करवा रही है? आंसर इज नो। ये इसका डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि नाइफ मैंने वहाँ पे छुपाया है अलमारी में, दैट वुड बी रेलेवेंट, ठीक है? फिर मान लीजिए अगर स्टेटमेंट है कि मैंने बैंक से जितना भी पैसा और हीरे और जवाहरात चुराए हैं वो मैंने अपने गांव के खेत में छुपा दिए हैं। इसमें जो लाइन है, इसमें एक इंक्रिमिनेटिंग वर्ड है, क्या? जो हीरे जवाहरात और पैसे जो मैंने बैंक से चुराए हैं। कौन से इंक्रिमिनेटिंग वर्ड्स हैं? मैंने बैंक से चुराए हैं। ये वर्ड एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या चीज़ एडमिसिबल होगी? इसमें ये वर्ड्स एडमिसिबल होंगे अंडर सेक्शन 27 कि आई हैव बरीड सच प्रॉपर्टी, जिसमें ज्वेलरी, कैश और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने अपने खेत में छुपा के रखे। ये रेलेवेंट होगा बिकॉज इट वुड लीड टू डिस्कवरी। ये डिस्कवरी से रिलेट कर रहे हैं। एंड एज टू द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ नॉलेज कि ये आर्टिकल सुधर है, लेट अस अज्यूमिंग कि डिस्कवरी होती है। लेकिन ये कहना कि जो हीरे जवाहरात और पैसे जो मैंने बैंक से चुराए हैं वो मैंने खेत में छुपाए, इसमें जो मैंने से चुराए वाला जो पार्ट है ना वो एक्सक्लूड करना है, बिकॉज दैट इज नॉट लीडिंग टू डिस्कवरी। ये वाला पार्ट एक्सक्लूड करना है। तो देखिए, एक बड़े सिंपल शब्दों में जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है सेक्शन 27 में, वो बस इतना सही है कि जितने भी सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट होते हैं या जो भी अक्यूज्ड कह रहा है एट द टाइम ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ गिविंग इंट्रोडक्शन और अ नैरेटिव और एन एक्सप्लेनेशन मस्ट बी रिगरसली एक्सक्लूडेड because it leads to no discovery of facts. Always remember, the discovery of fact as envisaged under section 27 will include the object found, the place from which it is produced, and the knowledge of the accused as to its existence. However, the information as to what use of those objects were made would not be relating to its discovery and hence would not be relevant under section 27. Always remember, discovery of fact will include object found, place from which produced, and the knowledge of the accused as to its existence. यही 3 चीज़ें इसके अंदर आएंगी। पर आप अगर ये एविडेंस एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं कोर्ट में कि what the accused did with that object, that would not be relevant under section 27. Only that part would be relevant as to what the accused person did with that object. Did with that object and what he did with the object are two different things. बहुत बड़ा chasm है दोनों के बीच में। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। I think I should not elaborate any further on this because you would be confused. तो आज के लिए आप बस इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखिए और बहुत आराम से सेक्शन 27 के नोट्स पढ़िए और देखिए आपको कितना समझ में आता है। कल हम लोग सेक्शन 27 की जितने भी और नुआंसेस हैं उन सारी चीज़ों से डील करेंगे, क्योंकि वो फिर एक डिटेल टॉपिक होगा। कल ही ख़त्म हो जाएगा सेक्शन 27।
तो इसलिए आपको इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है एज अपोज टू लर्निंग द केस लॉ। एग्जाम के लिए आपको सिर्फ पुलुकोरी कोटे वर्सेस किंग एम्परर याद करने की ज़रूरत है, या कोई भी केस याद कर लीजिएगा, बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट इट शुड बी इन एडिशन टू पुलुकोरी कोटे वर्सेस किंग एम्परर। पुलुकोरी कोटे वर्सेस किंग एम्परर कोट करना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिव कस्टडी और कस्टडी के पॉइंट पे हम लोग जब बात करेंगे कल, तो देवमन उपाध्याय, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। पर पहले आप ये समझ लीजिएगा, देन विल कम टू दैट, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। I'll see you tomorrow. Please do refer study notes on the point of section 27. देखिए 26 में उतना कुछ एलैबोरेशन नहीं है, क्योंकि उस पर हम लोग ने एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन के पॉइंट्स से पहले डील कर लिया था। एकेडमिक ही पॉइंट थे जो आपको जो लिखने थे, बाकी समझने वाला पार्ट और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट सेक्शन 27 है, ठीक है। तो सेक्शन 27 को ध्यान से देखिएगा।